जय श्री श्याम भक्तों। अब मैंने अपने हाथ जोड़े और बाबा के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद की और श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः का जाप शुरू किया। कुछ ही समय में मेरी घबराहट दूर हो गई। बाबा की आवाज आई। बाबा बोले, तेरे साथ साथ मैंने भी माँ लक्ष्मी जी से तेरी मदद करने की विनती की है और तू उन पैसे को फिजूल खर्च कर रहा है। ये घबराहट तेरे मन की नहीं बल्कि मेरे मन की है, क्योंकि मेरे हर भक्त के मन में मैं बसता हूँ। मैं समझ गया बाबा मुझसे क्या कह रहे थे। मैंने बाबा से माफ़ी मांगी और आगे से पैसों को फिजूल खर्च करना बंद कर दिया। बाबा के दर्शन कर मैं अपने घर चला गया। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। सुबह दुकान पर जाना, रात को दुकान से घर आना, नहाकर बाबा की पूजा करना, फिर बाबा के मंदिर जाना, वहाँ दीपक लगाना, फिर आकर थोड़ी देर टाइम अपने परिवार को देना और थोड़ा टाइम दोस्तों के साथ पास करके घर आकर खाना खाकर सो जाना। अब आगे 1 हफ्ता 2 हफ्ते निकले और एक दिन पुलिस मैडम का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो मैडम ने मुझे 2 दिन बाद मम्मी, पापा, चाची और मेरी कोर्ट से ज़मानत कराने को कहा और ये भी कहा कि उन्होंने मेरी फ़ाइल कोर्ट पहुंचा दी है। 2 दिन बाद हमारी कोर्ट में तारीख है। अब मैंने फिर अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि वक्त रहते मैंने उनके शहर के किसी भी वकील से कोई बात नहीं की थी। अब उस वक्त तो मैंने पुलिस मैडम से ज़मानत कराने को कह दिया। अब डर लग रहा, इतनी जल्दी वकील कैसे मिलेगा, कैसे बात होगी। मैंने बाबा को आवाज़ दी, बाबा मदद करो। बाबा ने भी ये बोलकर डरा दिया कि मैंने तेरी मदद कर दी, तुझे पैसे चाहिए थे, मैंने दिला दिए, अब आगे तू तेरी मदद खुद कर। मैंने बोला, बाबा मैं अकेला करूँगा तो मुझे 1 हफ्ता और लगेगा। मेरे बाबा अब आप साथ दोगे तो अभी 5 मिनट में काम हो जाएगा। मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, चलो ना अपन साथ में वकील से बात करने चलते हैं। बाबा की कोई आवाज़ नहीं। ऐसा लग रहा था बाबा जा चुके थे, मन से भी। अब लग गया कि मुझसे रोज कुछ न कुछ गलती हो ही रही थी और बाबा भी माफ़ कर रहे थे। लेकिन अब तो बाबा गुस्सा होकर चले गए। अब अपना क्या होगा। बाबा के जाते ही दिन बद से बदतर हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे करे तो क्या करे। बुद्धि भी भ्रष्ट सी हो गई। मैं गया बाबा के मंदिर। मैंने बोला, बाबा अब आपके बगैर जीना नहीं आता मुझे, आप तो अपने पास ही बुला लो। मैंने सारे जतन कर लिए, भजन गा लिए, बाबा की श्लोक पढ़ लिए, बाबा से रो कर माफ़ी मांग ली, लेकिन मुझे बाबा की कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे ये पता था कि गलतियाँ मुझसे ही हुई है और ये जो गलती मुझसे अभी हुई वो गलती बहुत बड़ी है। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। अब अगले दिन मैं दुकान गया तो दुकान पर भी कुछ सही नहीं लग रहा था। मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं था। खुद पर विश्वास खत्म सा हो रहा था। बहुत अकेला सा लग रहा था। बस बाबा की ही याद आ रही थी। जैसे तैसे वहाँ से वक्त निकाला, क्योंकि मन ही मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दुकान भी वक्त से पहले बंद कर दी। उस दिन और जल्दी घर आकर नहाकर सीधे बाबा के मंदिर चला गया। मंदिर पहुंचने पर पता चला कि बाबा की आरती बस स्टार्ट होने वाली है। मैं भी अपना दीपक लगाकर बाबा की आरती करने लगा। आरती खत्म होते ही मैंने बाबा से विनती की, बाबा मेरा साथ दो। मेरे बाबा, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ बाबा कि आज के बाद कभी मांस व शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मेरे बाबा, आपके गुस्सा होते ही ऐसा लग रहा जैसे पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया। मेरे बाबा, अब तो मेरा परिवार भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। बाबा, पूरी तरह अकेला पड़ गया हूँ। बाबा मुझ पर कृपा करो। मैंने अभी आपकी कसम खाई। मेरे बाबा। फिर बाबा की आवाज़ आई,
अगर फिर कुछ गलत आचरण किया तो? फिर मैंने कहा, जो आपकी इच्छा पड़े वो सजा देना। बाबा बोले ठीक है। बाबा से आज्ञा ली और मंदिर से घर चला आया। अब अगले दिन मेरी बात हमारे शहर के सरकारी वकील साहब से हुई। उन्होंने मुझे उनके एक फैमिली फ्रेंड जो कि पेशे से वकील थे और वे उसी शहर में वकालत करते थे जहां मेरी पत्नी और उनकी फैमिली ने हम पर झूठा केस किया था। मैंने वकील साहब से फ़ोन पर बात की और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और हमारी ज़मानत की बात कही। वकील साहब हमारी ज़मानत कराने के लिए रेडी हो गए और साथ में ये भी कहा कि आप सब अभी मत आओ, क्योंकि अभी यहाँ स्ट्राइक चल रही है तो आपकी ज़मानत नहीं हो पाएगी। जब भी स्ट्राइक खुलेगी मैं खुद आपको कॉल करके बता दूंगा, आप सब तब आ जाना। मैंने ठीक है सर बोलकर फ़ोन कट कर दिया। अब हमें हमारी यहाँ तक की समस्या का हल मिल चुका था। मैंने बाबा को आवाज़ दी, बाबा सब अरेंज हो गया। मेरे बाबा, हमें बैंक के पैसे में से थोड़े पैसे निकालने होंगे, किराए के लिए, रजिस्ट्री का चार्ज और वकील साहब की फ़ीस, हमारी ज़मानत कराने के लिए, सब कुछ मिलाकर 15,000 रुपये। अब मन से बाबा की कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन आंखें बंद की तो ऐसी छवि दिखाई दी जैसे बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, और मन में इतनी खुशी कि कोई चिंता ही नहीं, कोई साथ दे ना दे। मुझे पता है कि अब मेरे बाबा मेरे साथ ही हैं और वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब मैं सिर्फ बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलने लगा। अगले दिन उनके शहर से हमारे वकील साहब का फ़ोन आया और उन्होंने हमें 3 दिन बाद ज़मानत करवाने को कहा। 3 दिन बाद हम भी वहाँ उनके शहर के न्यायालय पहुँच गए। हमारे वकील ने हमें उस अदालत के बाहर ले जाकर बिठा दिया जिस अदालत में हमारा केस चल रहा था। हमने वकील से पूछा कि हमें कब तक ज़मानत मिल जाएगी, तो उन्होंने हमें 1 बजे का टाइम बताया। हम भी बेफिक्र होकर बैठ गए। इतने में वो भाई साहब भी आ गए जो हमारी ज़मानत दे रहे थे। वो साथ ही अपने घर की रजिस्ट्री भी लाए थे। वकील साहब ने उन्हें आधे पैसे अभी देने को कहा। हमने भी 6,000 रुपये रजिस्ट्री वाले भाई साहब को दे दिए और 8,000 रुपये वकील को दे दिए। वकील साहब हमारी ज़मानत के कागज़ रेडी करने चले गए। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेरी पत्नी और साथ में उसका भाई और उनका वकील वहां आकर खड़े हो गए। अब हमको ये नहीं पता कि ये लोग यहाँ। इतने में हमारे वकील साहब भी पेपर से रेडी कराकर हमारे पास आ गए। मैंने वकील साहब से पूछा, सर ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? सर ने कहा, ये लोग हो सकता है आपकी ज़मानत पर आपत्ति लगाने आए हो, जिससे आपको ज़मानत मिलने में परेशानी हो। मैंने फिर पूछा कि वकील साहब ऐसा भी होता है क्या? सर ने कहा कि पहले ऐसा होता था, अब नहीं, अब माता पिता को हाथों हाथ ज़मानत मिल जाती है। मैंने फिर पूछा, और सर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर वकील साहब ने कहा, आपके पास सबूत है, आप टेंशन मत लो, बस अब थोड़ा वक्त और लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर, हम यहीं बैठे हैं। 2 बज गए थे, लेकिन सर ने हमें अभी थोड़ा और वक्त लगने को कहा। धीरे धीरे 3 बज गए। अब हमसे रहा नहीं जा रहा था। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था और हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। पता नहीं कब हमारे नाम की आवाज़ लग जाए। हम सब बैठे, सब वैसे ही थोड़ा नर्वस थे। आगे क्या होगा ये सोचकर हम बैठे रहे। आखिर 4:30 बजे हमारे नाम की आवाज़ आई और हम सब अंदर गए। हमने अपनी लाइफ में जज साहब को लाइव देखा, जज कुर्सी पर, हाँ वैसे ही जैसे मूवी में दिखाया जाता है। हमारी जज साहिबा एक महिला। जज साहिबा ने पहले हम पर लगी आपत्ति की रिपोर्ट पढ़ी, फिर मेरी पत्नी के वकील से सबूत पेश करने को कहा। उनके वकील के पास कोई सबूत नहीं था। फिर जज मैडम ने हमारी तरफ देखा और हमारे वकील ने हमारी पैरवी शुरू कर दी और शादी के कुछ फोटोज, शादी की पत्रिका पेश की और ये भी बोल दिया कि शादी के 12 दिन बाद ही ये लड़की पहली छुट्टियों में अपने घर का सारा गोल्ड, कुछ नगद, 40,000 रुपये कैश लेकर आई है और अब उसके पति के घर वापस नहीं जा रही है। लड़के वालों ने उनके शहर में धारा 9 का केस भी कर रखा है और लड़का अपनी पत्नी को अपने घर रखना चाहता है, लेकिन लड़की और उसका परिवार
पहले तो बातों में ढाल रहा था, फिर जब लड़के के परिवार के बड़े सदस्यों ने लड़की के पिता से बात करने की कोशिश की तो उनके पिता ने उनसे कभी उनके पिता का असिस्टेंट बनकर बात की तो कभी परिवार की लेडीज़ों को डराने की धमकाने की कोशिश की और डिवोर्स लेने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड उनके भाई ने की है, जो कि मीडिएटर ने हमें बताई है। और पूरी तरह ब्लैकमेलिंग की जा रही है और ये भी बोल दिया कि शादी के 12 दिन बाद ही ये लड़की घर पर पहली छुट्टियों में अपना सारा गोल्ड कुल 40,000 रुपये कैश लेकर आएगी और अब उसके पति के घर वापस नहीं जा रही और यहाँ झूठा केस कर दिया है, अन्यथा आप इसकी जमानत स्वीकार करें और इस केस को आगे लड़ने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। जब जज मैडम ने विवाह की पत्रिका पेश करने को कहा तो हमारे वकील साहब ने पत्रिका और शादी के कुछ फोटोज जज मैडम को दिखा दिए। जज मैडम ने हमें तुरंत जमानत दे दी। हम और हमारे वकील साहब जज मैडम को धन्यवाद बोलकर उस अदालत के रूम से बाहर आ गए। अब मेरी पत्नी और उसके बड़े भाई का मुंह देखकर मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि सच का बोल बाला, झूठ का मुंह काला। हमें जमानत मिल चुकी थी और अगली तारीख भी मिल चुकी थी। वो करीब 6 महीने बाद की थी। अब हम रिलैक्स हो गए। इतने वक्त के इंतजार के बाद हमें जमानत मिल चुकी थी। बस 2 बातें समझ नहीं आ रही थी कि पहली तो मेरी पत्नी और उसके भाई को ये किसने बताया होगा कि आज हम जमानत कराने जा रहे हैं। हो सकता है पुलिस मैडम ने उन्हें बताया हो, लेकिन अगर पुलिस मैडम को हम पर भरोसा हो गया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो उन्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, जज मैडम ने 12 दिनों की शादी के लिए 6 महीने लंबी तारीख क्यों दे दी। फिर वकील साहब ने बताया कि शादी के 1 साल तक डिवोर्स मान्य नहीं होता, इसीलिए वक्त निकलने के लिए तारीख 6 महीने बाद की दी है। आगे हमने वकील साहब और जो भाई साहब हमारी जमानत देने आए थे उन्हें धन्यवाद बोला और उनके बाकी पैसे देकर हम हमारे शहर के लिए निकल गए। फिर वही 2 घंटे का सफ़र तय करके हम सब अपने घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने घर के मंदिर में बाबा श्याम की पूजा की। उनके बाद रोज़ की तरह घर के मंदिर में बाबा श्याम की आरती पर उन्हें धन्यवाद कहा और चल दिया बाबा के मंदिर।